Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are fine and enjoy a good health. Today our topic of presentation is hydrolysis reaction in octahedral complexes. आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में कैसे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होती है। Hydrolysis है these are the substitution reaction in which a ligand is replaced by water molecule or by OH group। जो हाइड्रोलिसिस होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लिगेंड को रिप्लेस कर देते हैं या तो वाटर से या फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप से। हाइड्रोलिसिस दो तरह से होती है। फर्स्ट टाइप है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस और सेकंड टाइप है इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस क्या आती हैं। Acid hydrolysis in such reaction an aqua complex is formed by the replacement of ligand by water molecules। ये क्या होती हैं, जब एसिड हाइड्रोलिसिस होनी है तो हमने क्या करना है, लिगेंड को रिप्लेस कर देना है वाटर के साथ। एसिड हाइड्रोलिसिस होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। जो रिएक्शन है जहाँ तो वो न्यूट्रल हो या फिर क्या हो, एसिडिक हो, सोल्यूशन में हो। यानी कि अगर एसिड हाइड्रोलिसिस होनी है तो इसके लिए हमारे सोल्यूशन का न्यूट्रल होना ज़रूरी है या फिर एसिडिक सोल्यूशन होना ज़रूरी है। एसिडिक सोल्यूशन तब होगा जब इसकी pH लेस देन 3 होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मेटल और लिगेंड है। लिगेंड को हमने इस स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर दिया वाटर के साथ। ये क्या होगी, हमारी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि हमने लिगेंड को रिप्लेस कर दिया वाटर के साथ। अब हम बात करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस की। बेस हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, लिगेंड को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप के साथ। बेस हाइड्रोलिसिस के लिए भी स्पेसिफिक कंडीशंस का होना ज़रूरी है। इसके लिए जो बेस हाइड्रोलिसिस होती है वो एसिडिक सोल्यूशन में होती है और एसिडिक सोल्यूशन के लिए इसकी pH ग्रेटर देन 10 होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कौन कौन, इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या हुआ, लिगेंड जो है वो रिप्लेस हुआ OH ग्रुप के साथ। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिड हाइड्रोलिसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो है फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है एसिड हाइड्रोलिसिस को, वो है इफ़ेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द कम्प्लेक्सेस। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कम्प्लेक्स। यानी जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम्प्लेक्स पे ज़्यादा होता जाएगा। मिसाल के तौर पे जो मोनोवैलेंट स्पीशीज़ होती हैं वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डाइवैलेंट स्पीशीज़ से। यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम है वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं फैक्ट ऑफ चिलेशन की। इफ़ चिलेशन इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। जैसे जैसे चिलेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाना है, रेट ऑफ रिएक्शन ने डिक्रीज होता जाना है। द चिलेशन इंक्रीज बल्कि ग्रुप सो दैट अटैकिंग ग्रुप आर रिक्वायर्ड टाइम फॉर अटैचमेंट। जब क्या होगा, जैसे जैसे चिलेशन इंक्रीज होगी बल्कि ग्रुप के साथ, तो जो होगा जो हमारा लिगेंड होगा उसका अटैक करना जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फैक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप की। इट डिपेंड ऑन जो होता है SN1 रिएक्शन, इसमें हम बात करते हैं फैक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप की। इट डिपेंड अपॉन द लिविंग ग्रुप, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो बॉन्ड बनना है मेटल और लिगेंड से, हमें इससे पता चलेगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इज़ इम्पोर्टेंट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, क्योंकि जो बॉन्ड का ब्रेक होना है वो इम्पोर्टेंट है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, यानी कि SN1 में, स्लो स्टेप में। अब हम बात करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस की। बेस हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन है जो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं और इनकी जो काइनेटिक्स होती है वो सेकंड ऑर्डर होती है। हम इसके एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है, जो OH ग्रुप है वो एज अ बेस काम कर रहा है। जब हम क्लोरीन को निकालेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा,
जो क्लोरीन होगी वो अटैक करेगी प्रोटॉन पे, और जो अमोनिया पे मौजूद होगा इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाएगा। वाटर जब निकलेगा एक प्रोटॉन तो हमारे पास वाटर बन जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचने हैं वो अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स रह जाने हैं, जिसमें से अमोनिया से हाइड्रोजन निकलेगा और वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है तो क्या होगा, जो है एज एन एसिड इसमें से एक प्रोटॉन आएगा तो ये क्या करेगा, OH बना देगा, जो कि हमारी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं, सेकंड स्टेप क्या है, हमारा स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस की डिसोसिएशन होगी और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, कोबाल्ट के साथ टूट जाएगा और जो हमारी क्लोराइड आयन है वो निकल जाएंगे। थर्ड स्टेप में जो वाटर आया है वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा किसको, NH2 को। तो जब NH2 को प्रोटॉन लेगी तो वो अमोनिया के साथ क्या होगा, दोबारा 5 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि 5 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए। इसमें क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हम ऊपर लिखेंगे और जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे जो है वो SN1 मैकेनिज़्म है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, यानी कि CONH3 की 5Cl के साथ साथ OH पर भी। अब हम इसमें इससे हमें साबित हो गया कि जो बेस हाइड्रोलिसिस है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर भी और OH ग्रुप पर भी। अब हम देखते हैं एविडेंस जो SN1 जो है बेस हाइड्रोलिसिस को सपोर्ट करते हैं। इफ़ अ कम्प्लेक्स डज नॉट हैव अ प्रोटॉन इट शुड रिएक्ट स्लोली विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी अगर लिगेंड के अंदर प्रोटॉन नहीं है तो क्या होगा, OH यानी अगर हम OH से रिएक्शन करवाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगी। अगर हमारे पास प्रोटॉन नहीं है तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस ही नहीं बनेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सेकंड एविडेंस है द एडिशन ऑफ H2O2 डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH ग्रुप। अगर ये होता है SN2 मैकेनिज़्म तो हमें पता है SN2 मैकेनिज़्म डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, लेकिन चूंकि ये SN1 रिएक्शन था इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।